एपिसोड 47 रहस्यमय दरवाजा। रुद्र और भैरवी अपनी आत्मीय शक्तियों को आसपास फैला देते हैं और खुद अपने दोनों पैर मुड़कर अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं। वहां मौजूद कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सुना है पिछले बार जब हमारे सीनियर इस दरवाजे के पास आए थे तो वे लोग इस सील को तोड़कर अंदर जाने में कामयाब हुए थे। हमारी कबीले के सीनियर देवेंद्र को एक आत्मीय खजाना हासिल हुआ था जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा काबिल योद्धा बनने में कामयाब हुए थे। उनका आत्मीय खजाना रैंक 1 की एक तलवार थी। उद्धरण चिन्ह। सुना है सूर्य कबीले के एक योद्धा को इस दरवाजे के पीछे रैंक 2 की तकनीक हासिल हुई थी जिस तकनीक की मदद से वह जल्द से जल्द शक्तिवीर रैंक में पहुंचने में कामयाब हुआ था। किसी दूसरे लड़के ने कहा, काश मुझे भी ऐसी कोई टेक्निक मिल जाती जिससे मैं भी शक्तिवीर रैंक हासिल कर पाता। देखते हैं कि किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मैं उसे दरवाजे के उस पर जाने की कोशिश जरूर करूंगा। एक लड़के ने अपनी किस्मत का दुखड़ सुनते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है यहाँ से खजाने हासिल करना इतना आसान है? नहीं, यहाँ एक सील मात्र हमारे सामने मुश्किल नहीं है। उस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे और भी ज्यादा खतरे और जाल लगे हुए हैं जो हमें अंदर तक जाने से रोकते हैं। पिछली बार जो योद्धा समूह यहाँ आए थे उनमें से केवल आधे योद्धा ही वापस जाने में कामयाब हो पाए थे और जम्भोर तालाब जाकर ट्रेनिंग करने में कामयाब होने वाले योद्धा तो उससे भी काम है। उन योद्धाओं में से एक योद्धा मेरा भाई भी था जो यहाँ आ तो गया था लेकिन वापस कभी घर लौट नहीं पाया। एक योद्धा ने पिछली बार के योद्धाओं की स्थिति को याद करते हुए कहा और अपने भाई को याद करते हुए उसके आंखों से आंसू झलक आए। उन योद्धाओं की इसी तरह की बातें चलती रही और तभी अचानक बिजली के खड़कने की आवाज के साथ ही उसे रहस्यमयी दरवाजे पर चढ़ी सील की चमक फीकी होने लगी। रुद्र ने जब अपनी आत्मीय शक्तियों की मदद से जब रुद्र ने ये देखा तो उसकी आंखें एक झटके में खुल गई और वह आसपास देखने लगा। दीपेश ने भी इस हलचल को महसूस कर लिया था और उसकी भी आंखें एक झटके में खुल गई और वह अपनी जगह से खड़ा होकर रहस्यमयी दरवाजे को देखने लगा जिसमें चढ़ी हुई सील का रंग अब पहले से फीका पड़ चुका था। रुद्र ने मन ही मन कहा, लगता है यासीन कमजोर हो चुका है, अब बहुत जल्द इसे लोगों द्वारा तोड़ दिया जाएगा। चलो भैया, अब सील टूटने वाला है, अब हमें भी चलना चाहिए, कहीं हमें लेट ना हो जाए, भैरवी ने रुद्र से कहा। नहीं छोटी, हम अभी वहां पर नहीं जाएंगे, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन भैया, ऐसे में तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, आए जो पहले जाएंगे वही सब कुछ हासिल कर लेंगे, ऐसे में हमारे यहाँ आने का मतलब ही क्या होगा भैया? भैरवी ने रुद्र को समझने की कोशिश किया। छोटी, तुमने वह कहावत तो सुना ही होगा, जहाँ गुना होता है वहाँ मक्खियों भी होती हैं, रुद्र ने पहेलिया में बात करते हुए कहा। भैया, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? भैरवी ने रुद्र से सवाल करते हुए कहा। मतलब जहाँ अच्छी चीजें होती हैं वहीं पर खतरा भी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम उस दरवाजे के पार जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस भीड़ के पीछे पीछे जाएंगे ताकि सारी मुश्किलों का सामना ये भीड़ कर ले और उसके बाद हम पीछे पीछे आएंगे, तब हमें दूसरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि लोगों से हमें पता चला है कि यहाँ अंदर बहुत सारे जाल बिछे होते हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, रुद्र ने भैरवी को समझाते हुए कहा। भैरवी रुद्र की बातों को समझते हुए सहमति में अपना सिर हिलाती है। दूसरी तरफ दीपेश और बाकी के ताकतवर लोग उसे सील पर अपना हमला करना शुरू कर देते हैं। सभी योद्धाओं की मिलीजुली शक्तियों की वजह से वह रहस्यमयी सील लोगों के कुछ ही हमलों के बाद टूटकर बिखर जाता है जिससे वह बड़ा सा रहस्यमयी दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही सभी योद्धाओं के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट छा जाती है। रुद्र और भैरवी दूर से ही उसे दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के उसे पार झांक पाना किसी भी योद्धा के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था क्योंकि किसी की भी आत्मीय शक्तियों उसे दरवाजे के उसे पर झांकने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसलिए दीपेश जैसे युवा पीढ़ी के मशहूर योद्धा भी उसे दरवाजे के उसे पर एक झटके में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और कुछ देर दरवाजे को ऐसे ही घूमने के बाद दीपेश धीरे से दरवाजे की उसे पर चला जाता है। उसकी देखा सखी धीरे धीरे सभी योद्धा दरवाजे के उसे पर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे के अंदर से कुछ अजीब हो गरीब आवाज सुनाई देती है और उसके बाद लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और भैरवी भी उसे रहस्यमयी दरवाजे के उस पर जाने की हिम्मत करेंगे या फिर हार मानकर यहीं से वापस लौट जाएंगे? और दरवाजे के उस पार से चीखने और चिल्लाने की आने वाले आवाजें किसकी थी?
आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 48 हिप्नोटाइज स्पाइटर। उसकी देखा सखी धीरे धीरे सभी योद्धा दरवाजे के उसे पार जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही दरवाजे के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसके बाद लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती है। कुछ लोग दरवाजे के अंदर से आई हुई दर्दनाक चीखों को सुनकर अंदर जाने का ख्याल ही छोड़ दिया और अपने साथियों के बाहर आने का इंतजार करने का फैसला कर लिया, लेकिन खुद अंदर नहीं जा रहे थे। ऐसे मौके जान रही तो और भी आएंगे, लेकिन ये यदि मेरी जान ही चली गई तो ऐसे मौका का मैं क्या अचार डालूंगा। नहीं, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही उन लोगों का आने का इंतजार करूंगा। कहते हुए वहीं पर इंतजार करने लगा, लेकिन अंदर जाने की जहमत भी नहीं उठाई। ऐसे ही कई योद्धा थे जो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे और बाहर ही बाकी लोगों के आने का इंतजार करने लगे। रूथ ने जब करीब जाकर देखा तो कुछ लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे और उनके आसपास कुछ अजीब से दिखने वाले जीव मंडरा रहे थे, और सभी योद्धाओं की आंखें हरे रंग से चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपने होश में ना हो और बेहोशी की हालत में ही वह आपस में लड़ रहे हो। भैया, ये सभी तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी और के काबू में आ गए हो। छोटी ने रुद्र से कहा। हाँ छोटी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा ये लोग काबू में है किसके। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम इन्हें ठीक भी कर सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं, रुद्र ने कहा। लेकिन उससे पहले तुम अपने आप को अपनी शक्तियों से ढक लो, वरना क्या पता तुम भी उसके काबू में ना चली जाओ। रुद्र ने भैरवी को समझाते हुए कहा और खुद भी अपनी शक्तियों से अपने पूरे शरीर को ढक लिया। रुद्र संभलकर, यह मकड़ी जैसे नजर आने वाले जीव कोई मामूली जीव नहीं है। ये रैंक 1 के तिलिस्मी जानवर है। इन्हें हिप्नोटाइज स्पाइडर के नाम से जाना जाते हैं। ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। यदि इनमें से एक भी तुम्हें काट ले तो तुम उन मकड़ी जैसे जीव के काबू में चले जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए इनसे बचकर रहना, आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। लेकिन आचार्य, इन मकड़ियों से निपटने का कोई तो रास्ता होगा ना? रुद्र ने आचार्य से पूछा। नहीं रुद्र, इन मकड़ियों से निपटने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि यह मकड़ियां जिन्हें भी एक बार अपनी काबू कर लेते हैं वह इनके काबू से तभी बाहर आते हैं जब उनके शरीर से उनकी आत्मा भी बाहर आ जाती है। इसीलिए तो यह मकड़ियां बेहद खतरनाक होती है, आचार्य ने मना करते हुए कहा। लेकिन आचार्य, तो हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? रुद्र ने परेशान होते हुए कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो रुद्र, मैं तुम दोनों को अपनी आत्मीय शक्ति से तुम दोनों की गंध को पूरी तरह से छुपा दूंगा। यह मकड़ियां किसी भी योद्धा को उसकी गंध से ही पहचान पाती हैं। इनकी अपनी आंखें नहीं होती है, लेकिन तुम्हें इन योद्धाओं से खुद ही निपटना होगा रुद्र, क्योंकि इनकी आंखें भी होती हैं और क्योंकि इनके अंदर इन मकड़ियों की सोच बसी हुई है, और इसलिए यह मकड़ियां किसी को भी यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। आचार्य ने रुद्र को सारी बातें अच्छे से समझा दिया। छोटी, अब हमें योद्धाओं से लड़ना पड़ेगा। तुम मेरे पीछे ही रहना और मेरा हाथ बिल्कुल भी मत छोड़ना, रुद्र ने भैरवी से कहा। लेकिन भैया, ये तो इतने सारे हैं, हम दोनों यहाँ से कैसे निकालेंगे? भैरवी ने घबराते हुए कहा। तुम्हें अपने भैया पर भरोसा है ना? रुद्र ने भैरवी की आंखों में देखते हुए कहा। हाँ भैया, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, भैरवी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। फिर आचार्य ने रुद्र और भैरवी दोनों को ही अपनी आत्मीय शक्ति से ढक लिया और रुद्र तेजी से लोगों के बीच में चला गया। लोग उसे आता हुआ देखकर तेजी से उसी की ओर बढ़ने लगे। रुद्र ने जरा से भी देर न करते हुए अपना वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके सामने जो भी आता उस पर रुद्र अपनी वैक्यूम ब्लास्ट तकनीक से हमला कर देता। रुद्र के हमले से योद्धा दूर जाकर गिर रहे थे और उनके कपड़े चितनों में बदल जा रहे थे, लेकिन उन योद्धाओं को मानो कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वह वापस उठकर खड़े हो जाते और रुद्र और भैरवी की तरफ बढ़ने लगते थे। मैं क्या उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, केवल योद्धा ही उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन एक मकड़ी ऐसी भी थी
जो बाकी मकड़ियों से ज्यादा बड़ी और खतरनाक नजर आ रही थी। वह रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और भैरवी निकाल पाएंगे इन मकड़ियों के काबू में आ चुके योद्धाओं से बचकर, या फिर इन मकड़ियों का शिकार बनकर रह जाएंगे? आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे यूट्यूब चैनल डीके नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। एपिसोड 49 रानी मकड़ी। लेकिन एक मकड़ी ऐसी भी थी जो बाकी मकड़ियों से ज्यादा बड़ी और खतरनाक नजर आ रही थी। वह बाकी मकड़ियों से दोगुना बड़ी थी और वह मछली लाल रंग की थी और देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी। वह रुद्र की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। वह तेजी से रुद्र की तरफ बढ़ रही थी मानव उसने रुद्र को देख लिया हो। मारे गए, ये तो रानी मकड़ी है। यह मकड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर इसने तुम्हें काट लिया तो तुम इसके काबू में तो जागे ही, साथ ही तुम एक बहुत ही खतरनाक जानवर भी बन जाओगे, जिसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। तुम उसे मकड़ी के केवल एक कठपुतली बनकर रह जाओगे। आचार्य ने रुद्र को लाल मकड़ी के बारे में बताते हुए कहा। अब करना क्या है आचार्य, जल्दी बताए, रुद्र ने घबराई हुई आवाज में कहा। करना क्या है, यहाँ से जल्द भागो वरना तुम उसे मकड़ी की कठपुतली बन के रह जाओगे, आचार्य ने रुद्र से कहा। रुद्र ने भैरवी के हाथों को कस के पड़ा और फिर वहां से तेजी से भागने लगा। रुद्र ने अपनी मूवमेंट तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जिससे उसकी रफ्तार 10 गुना तेज हो गई। लेकिन वह तिलस्मी रानी मकड़ी रुद्र का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और वह रुद्र का पीछा करती रही थी। रुद्र, उस मकड़ी पर हमला करो और इस हमले में अपनी पूरी ताकत लगा देना, वरना ऐसे तो वह मकड़ी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, आचार्य ने स्टोरेज रिंग के अंदर से रुद्र से कहा। रुद्र ने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए अपने सबसे ताकतवर हमले को तैयार किया। उसके हाथों में बवंडर के 2 गोल घूम रहे थे और बवंडर के बीच बेहद ही ज्यादा खतरनाक शक्तियां जमा होती नजर आ रही थी। रुद्र ने उन शक्तियों को तेजी से रानी मकड़ी की तरफ भेजो। जैसे ही वे खतरनाक शक्तियां रानी मकड़ी से टकराई, वैसे ही एक जोरदार धक्का हुआ और आसपास की चीजें उसे धमाके में समा गई। थोड़ी देर बाद जब धमके का असर खत्म हुआ और आसपास की धूल छट गई तो रुद्र ने देखा कि सामने एक लाल रंग की मकड़ी पड़ी हुई थी। वह पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। वह मकड़ी अपने पैरों पर वापस खड़ा होने तक में नाकामयाब हो रही थी। रुद्र ने अपने हाथों में शक्ति इकट्ठा करते हुए एक बार फिर उसे मकड़ी पर हमला करने की तैयारी करने लगा। तभी आचार्य की आवाज आई, रुको रुद्रा, ये मकड़ी इस वक्त पूरी तरह से घायल हो चुकी है और ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि तुम इसे अपने पास रख लो और मौका देखकर बाद में हम इसे काबू कर लेंगे। फिर तुम्हारे पास एक और हथियार हो जाएगा, जिसकी मदद से तुम किसी भी योद्धा को इस रानी मकड़ी की हिप्नोटिज्म पावर से केवल उसकी खुशबू से ही अपने वंश में कर लोगे। यदि यह रानी बकरी तुम्हारे काबू में आ गई तो तुम्हारे पास एक और खतरनाक तुरुप का इक्का होगा, जिसकी मदद से तुम अपने से ऊपर के रैंक वाले दुश्मनों को भी अपने काबू में करने में कामयाब हो जाओगे। उद्धरण चिन्ह, लेकिन आचार्य, ये खतरनाक मकड़ी है और मैं इसे रखूं कहाँ? और यदि यह इस दौरान ठीक हो गई तो ये तो मुझे काबू कर लेगी, रुद्र ने घबराते हुए कहा। तुम उसकी फिक्र मत करो रुद्र। और स्टोरेज रिंग से एक छोटी सी बोतल बाहर आई। और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ, तो डरने की क्या है बात, आचार्य ने रुद्र को बोतल देते हुए कहा। आचार्य ने कहा, ये बोतल को लो, इस बोतल में उसे कैद कर लो। उसके बाद तुम्हारी मर्जी के बिना वह मकड़ी इस बोतल से बाहर नहीं आ पाए और मौका देखकर हम उसे काबू कर लेंगे। उद्धरण चिन्ह, रुद्र ने बहुत बोतल लेते हुए कहा, ठीक है आचार्य, आप जैसा कहेंगी। उद्धरण चिन्ह, रुद्र ने बोतल की ढक्कन खोली और उसे मकड़ी के पास ले गया। वैसे ही बोतल ने अपने अंदर अपने आप ही खींच लिया। रुद्र ये देखकर हैरान हो गया। भैरवी भी यह सब देखकर हैरान थी। उसके भैया ना जाने कहाँ खो जाते और फिर अजीब अजीब हरकतें करते। उसे देखकर तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि उसके भैया कब क्या करते रहते हैं। चलो भी, क्या देख रही हो? तुम लड़कियों का ना कुछ समझ में नहीं आता कब कहाँ खो जाती हो। अगर वह योद्धा वापस आ गए तो हमें यहाँ से बचकर निकलने का मौका नहीं मिलेगा, रुद्र ने भैरवी पर चिल्लाते हुए कहा। रुद्र की आवाज सुनकर भैरवी अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर दोनों भाई बहन तेजी से वहां से निकल गए।
उन दोनों के वहां से जाने की कुछ देर बाद कुछ योद्धा वहां पर आते हैं, जिनकी आंखें हरे रंग से चमक रही थी, और उनके साथ थे मकड़ियों का एक सैलाब जो तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्हें पता चल गया हो कि कोई उनकी रानी को अपने साथ ले जा रहा हो, और वे अपनी रानी को बचाने के लिए तेजी से उनके पीछे जा रहे थे। आचार्य ने कहा, रुद्र, क्या तुमने उस बोतल को अपनी आत्मीय शक्तियों से पूरी तरह से बंद नहीं किया था? उद्धरण चिन्ह, नहीं आचार्य, मैं तो उस बोतल को बंद करने के लिए केवल अपने शक्तियों के इस्तेमाल किया था। रुद्र ने जवाब देते हुए कहा, तुम अभी के अभी उस बोतल को अपने आत्मीय शक्ति से पूरी तरह से बंद करो। वह रानी मकड़ी अपने लोगों को सिग्नल भेज रही है। यदि ऐसे ही चला रहा तो बहुत जल्द मकड़ियों की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा, तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र और मंकड़ियों की सेना को चकमा देखकर निकल जाएगा, या फिर वे मंकड़ी रुद्र को ढूंढ लेंगे? और क्या भैरवी को पता चल जाएगा? आगे क्या होगा? इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 50, आत्मीय खजाने। तुम अभी के अभी उस बोतल को अपने आत्मीय शक्ति से पूरी तरह से बंद करो। वह रानी मकड़ी अपने लोगों को सिग्नल भेज रही है। यदि ऐसे ही चला रहा तो बहुत जल्द मकड़ियों की सेना तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए आचार्य, मुझसे गलती हो गई। रुद्र ने माफी मांगते हुए कहा, और बोतल को बाहर निकालकर उसे अपनी आत्मीय शक्तियों से बंद करके वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है रुद्रा, अब यहाँ से चलो, वह मकड़ियाँ किसी भी वक्त यहाँ पर आते होगी। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। रुद्र और भैरवी के वहां से चले जाने के बाद वहां पर कुछ योद्धा आते हैं। उनकी आंखें हरे रंग से चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था किसी और के काबू में हो। उनके पीछे पीछे काले रंग की मकड़ियां भी किसी सैलाब की तरह आ रही थी। एक काले रंग की मकड़ियां बहुत गुस्से में नजर आ रही थी। अपने सामने आने वाली हर एक चीजों को तबाह और बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रही थी। उन मकड़ियों के गुस्से से उनके साथ आए हुए योद्धा भी घबराए हुए नजर आ रहे थे। उन मकड़ियों ने उन 6 के 6 योद्धाओं को कुछ आदेश दिए और सभी 6 के 6 योद्धा अलग अलग दिशा में चले गए। और फिर सभी मकड़ियां भी उनके पीछे पीछे 6 दिशाओं में जाने लगते थे। दूसरी तरफ रुद्र और भैरवी भी एक चौराहे पर पहुंचते हैं, जहां पर कुछ योद्धा पहले से ही पहुंच चुके थे। वे सभी वही योद्धा थे जो रुद्र और भैरवी से आगे दरवाजे के पार जाने में कामयाब हो गए थे। उनमें से एक दीपेश भी था। वहां का माहौल काफी गर्म लग रहा था। सभी योद्धा एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन कोई भी योद्धा किसी से बात नहीं कर रहा था। रुद्र और भैरवी ने जब करीब जाकर देखा तो उन्हें नजर आया कि सामने कुछ हथियार रखे गए थे। उन हथियारों से अलग अलग रंगों की चमक बाहर निकल रही थी। उन सभी हथियारों में एक हथियार ऐसा भी था जिसकी चमक वहां मौजूद सभी हथियारों से सबसे ज्यादा थी। वह एक सुनहरे रंग की तलवार थी, जिसमें से सुनहरे रंग की बहुत तेज चमक बाहर निकल रही थी। भैरवी ने खुश होते हुए कहा, अरे वह, ये तो सारे के सारे आदमी खजाने हैं। अगर हम इनमें से एक भी हासिल करने में कामयाब हुए तो हमारी शक्ति 20% बढ़ जाएगी, और हम किसी भी लड़ाई में शामिल होते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस 20% तक बढ़ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह, आत्मीय खजाने ऐसे हथियार होते हैं जिसमें खुद की अपनी अलग काबिलियत होती है, और इन्हें अपग्रेड करके इनका रैंक भी बढ़ाया जा सकता है, और यह किसी भी योद्धा की लड़ने की काबिलियत को 20% तक बढ़ा सकते हैं। जिस योद्धा के पास आत्मीय खजाने होते हैं, वे योद्धा अपनी रैंक या अपने से ऊपर के रैंक के योद्धाओं से भी लड़ने के काबिल हो जाते हैं। रुद्र के दिमाग में इसी तरह की जानकारी तेजी से जाने लगी। ये सारी जानकारियां आचार्य रुद्र के दिमाग में भेज रहे थे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे हथियार तो मेरे पास भी होने नहीं चाहिए, और ललचाया हुई नजरों से उसे तलवार को देखने लगा, जिसकी चमक वहां मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा थी। भैरवी ने कहा, भैया, हमें भी एक आत्मीय खजाना हासिल करने की कोशिश जरूर करना ही चाहिए। अगर किस्मत ने साथ दिया
तो हमारे पास भी एक आत्मीय खजाना हासिल हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। छोटी, तुम्हें कौन सा आत्मीय खजाना पसंद आ रहा है? रुद्रा ने मुस्कुराते हुए भैरवी से पूछा। मुझे तो वह सुनहरे रंग की तलवार बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन भैया, हमें उन तलवार के पीछे ना जाकर वहां कोने में रखी फरसे और कुल्हाड़ी को हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। भैरवी ने अपने चेहरे पर दृढ़ निश्चय के भाव के साथ कहा। रुद्र भैरवी के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन वह फिर भी अनजान बनते हुए भैरवी से पूछते हुए कहता है, लेकिन छोटी, हमें उसे तलवार के पीछे ना जाकर उन बेकार से दिखने वाले फरसे और कुल्हाड़ी के पीछे क्यों जाना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। भैरवी रुद्र की बचकानी बातों को सुनकर अपने चेहरे पर किसी अनुभवी बूढ़े आदमी की तरह भाव लाते हुए कहा, क्या भैया, आप एक नंबर के बुद्धू हैं। सब कुछ मुझे ही बताना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतने सारे योद्धा उस तलवार के पीछे पड़े हुए हैं। यदि हम भी उसे तलवार के पीछे पड़ेंगे जाए तो वह तलवार हमें मिलेगी भी या नहीं? इसीलिए हमें उन हथियारों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि उन हथियारों के पीछे कोई भी नहीं जाएगा और ऐसे में हम उन हथियार को हासिल कर लेंगे। इस बात के 50% चांस है कि वह हथियार हमें ही मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। तो क्या होगा आगे? क्या भैरवी का प्लान काम करेगा या फिर उसका प्लान बेकार हो जाएगा? और क्या रुद्र और भैरवी अपने लिए एक आत्मीय खजाना हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या फिर उन्हें करना होगा कोई बड़ा मुकाबला करना होगा एक आत्मीय खजाने को हासिल करने के लिए? आगे क्या होगा इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं। एपिसोड 51 एक और मुकाबला। इसीलिए हमें उन हथियारों के पीछे जाना चाहिए। कईयों की सभी योद्धाओं की दिलचस्पी उस तलवार पर है, इसलिए बाकी के हथियारों पर योद्धाओं की दिलचस्पी ना के बराबर है। इसीलिए हमें उन हथियारों के पीछे जाएगा और ऐसे में हम उन हथियार को हासिल कर लेंगे। इस बात के 50% चांस है कि वह हथियार हमें ही मिलेंगे। भैरवी ने मुस्कुराते हुए अपने भैया को सब कुछ समझाया। रुद्र भी पहले उन हथियारों को हासिल करना चाहता था जिन्हें हासिल करने में उन्हें बहुत आसानी हो, और बाद में यदि मौका मिला तो वह उसे तलवार के बारे में भी सोचेगा। रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वह भैरवी, वह तुम्हारी दिमाग की तो दांत देनी चाहिए। तुमने तो कमाल का प्लान तैयार किया है। ऐसा प्लान तो मैं भी तैयार नहीं कर पाता। रुद्र ने अपने चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल लाते हुए कहा। भैरवी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, आखिर बहन किसकी हूँ? उद्धरण चिन्ह। और दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। दीपेश बहुत ज्यादा गुस्से में था और वह एक लड़की को घूर घूर कर देख रहा था। दीपेश ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, लाली, तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना अपने अंजाम के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। फिर बाद में मत कहना कि मैं बहुत बेरहम हो रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। लाली ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हो जाए, देखते किसमें है कितना दाम। तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, आज मौका है तुम्हें आजमाने का। और दोनों के शरीर से शक्तियां बाहर निकलने लगी। उन दोनों की शक्तियां वहां मौजूद योद्धाओं में सबसे ज्यादा थी। रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, ये दोनों तो शुरुआती शक्तिवीर है। लगता है इन दोनों ने हाल ही में अपना रैंक बढ़ाया है। वास्तव में ये जगह इन दोनों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है। उद्धरण चिन्ह। भैरवी ने हैरान होते हुए कहा, भैया, ये लाली तो काफी बहादुर है। इसे दीपेश भैया के बारे में पता होने के बाद भी उनसे लड़ने की हिम्मत कर रही है। उद्धरण चिन्ह। छोटी, इस दुनिया में लड़के या लड़कियों में कोई फर्क नहीं किया जाता है। छोटी, यहाँ देखा जाता है तो केवल उनकी शक्तियाँ कि योद्धा के पास कितनी शक्तियाँ हैं। अगर किसी योद्धा के पास शक्तियाँ हैं तो सब उसे अपने सर आंखों पर बिठाकर रखते हैं, और यदि कोई कमजोर है तो उसे सब लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रुद्रा ने गंभीर स्वरों में कहा। उसकी बातों में उसके दिल में छुपा दर्द साफ नजर आ रहा था। भैरवी ने रुद्र के शब्दों में छिपे दर्द को अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि उसने भी उसे दर्द को अच्छी तरह से महसूस किया था जब उसके बाबा को सम्राट दल ने धक्के मारकर बाहर कर दिया था। तभी अचानक एक धमाका हुआ। ये धमाका लाली और दीपेश की शक्तियों के टकराने से हुआ था।
इसी के साथ वहां मौजूद सभी योद्धा आपस में उन हथियारों को हासिल करने के लिए लड़ने लगे। चारों तरफ रंग बिरंगी शक्तियां फैल गई थी। हमें भी अब देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द उन हथियारों को अपने काबू में करना होगा, रुद्र ने गंभीर शब्दों में कहा। भैरवी ने भी युद्ध की बातों में सहमति जताते हुए कहा, हाँ भैया, हमें भी जल्द से जल्द उन हथियारों को अपने काबू में करना होगा। उद्धरण चिन्ह। और दोनों भाई बहन एक साथ उन हथियारों की तरफ बढ़ने लगे जो सबसे कोने पर रखी हुई थी। उन हथियारों से धीमी धीमी चमक बाहर निकल रही थी, लेकिन रुद्र और भैरवी उन हथियारों को अपने हाथ में ले भी पाते उससे पहले ही दो हाथ तेजी से आगे बढ़ते हुए फरसे और कुल्हाड़ी जैसे नजर आने वाले आत्मीय खजाने को अपने हाथों में उठा लिया। जब रुद्र और भैरवी ने उसे हाथ के मालिक की तरफ देखा तो वे दोनों कोई और नहीं हाका और हंस थे, जिनकी नजर भी उन्हीं हथियारों पर थी जिन्हें रुद्र और भैरवी अपने लिए हासिल करना चाहते थे। उनकी ऐसी हरकत से रुद्र के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उन दोनों को ही गुस्से से देख रहा था। दोनों को अपने गुस्से से ही देखने भर से ही उनके कई टुकड़े कर देता। अरे रे, बच्चों को तो गुस्सा आ गया। अरे भाई, मुझे ऐसे गुस्से से मत देखो, मुझे तो डर लगता है। देखो मैं डर से कहाँ पर हूँ। हंस ने रुद्र का मजाक उड़ाते हुए कहा। हक और हंस दोनों जोर जोर से ठहाके मरकर हंसने लगे। रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा और फिर अपनी शक्तियां बाहर निकलते हुए उन दोनों पर हमला कर दिया। वे दोनों इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए उनके हाथों से हाथ में आत्मीय खजाना छूट गया और वे दोनों 10 मीटर पीछे के खसकते हुए चले गए। हंस और हाका के चेहरे की हंसी बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी और उसके चेहरे पर हंसी की जगह गुस्से ने ले लिया था। तेरे दिन भर गए हैं क्या? जो तूने हम पर हमला करने की हिम्मत की, तुझे तेरे इस हिम्मत की अब कीमत तो चुकानी ही होगी। हाका अपने मुंह से खून पहुंचते हुए गुस्से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज में रुद्र के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वे दोनों गुस्से से दहाड़ते हुए तेजी से रुद्र की तरह बढ़ने लगे। उनके हाथों में उनके हथियार था, जिन्हें वे तेजी से घूमते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्र हाका और हंस से आत्मीय खजाना छीन पाएगा या फिर हाका और हंस दोनों मिलकर रुद्र पर भारी पड़ जाएंगे? और क्या भैरवी रुद्र की कोई मदद कर पाएगी? तो कैसे रुद्र उन दोनों आत्मीय खजाने को अपना बना पाएगा? आगे क्या होगा, इस दिलचस्प कहानी में जानने के लिए सुनिए रुद्र द जर्नी ऑफ द न्यू गॉड को हमारे YouTube चैनल DK नॉवल स्टोरीज पर, और इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। कृपया इस कहानी को पढ़ें और मेरे नोवेल को अपना रिव्यू और फीडबैक जरूर दें। कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर तक इस बेहतरीन नोवेल को जरूर पहुंचाएं।